हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की फिजिक्स का एक चैप्टर ग्रेविटेशन। सपोज ये है अर्थ, ये है मून। ओके, मून अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पथ में घूमता है। ओके, अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमता है। और इसी तरह सन की चारों तरफ अर्थ सर्कुलर पाथ में घूमता है। अर्थ जैसे और भी बहुत सारा प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमता है। ओके, सो ये क्यों होता है? क्यों मून अर्थ के चारों तरफ ही घूमता है और क्यों सन के चारों तरफ अर्थ घूमता है या और भी बहुत सारा प्लैनेट घूमता है? अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी बिल्डिंग से हम छोड़ देंगे तो नीचे ही क्यों गिरता है? ओके, अर्थ का सरफेस क्यों उस ऑब्जेक्ट को ऊपर के नीचे की तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है? इसका रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी वजह से ये मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। ये एक फोर्स है। हम ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करेंगे। ओके, पहले हम एक इंसिडेंट को एक्सप्लेन करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। सपोज ये एक थ्रेड है, थ्रेड के एंड में हमने एक स्टोन बांधा है, टाई किया है। ओके, एक स्टोन उसके थ्रेड से बांधा है। यहाँ पे हमारा हैंड है। अभी ये इस एंड से थ्रेड को पकड़ के अगर हम इसको घुमाते हैं, स्टोन को, ओके, तो ये स्टोन ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा। ओके, ये है एक स्टोन और ये है थ्रेड। ओके, तो ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा। अगर बाई चांस अगर हम इस स्टोन को हाथ से, ये जो थ्रेड का दूसरा एंड है, ओके, ये अगर हम छोड़ देंगे तो स्टोन का क्या होगा? स्टोन तब भी क्या सर्कुलर पाथ में घूमेगा? नहीं, तब स्टोन इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, ऐसे अलोंग द स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, छूट जाएगा। तब वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा नहीं घूमेगा। तो ज़रूर हम स्टोन से इसमें कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं स्टोन पे। ओके, उसी की वजह से ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तब उसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कोई चेंज नहीं होता। ओके, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, मतलब वेलोसिटी मतलब यूनिट टाइम पे
जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वही है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड पे ये स्टोन घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो इसका मतलब 5 ये चेंज नहीं हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब 5 मीटर पर सेकेंड ही है हमेशा। ओके, इस पॉइंट में भी 5 मीटर पर सेकेंड, 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 मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ओके वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ तो चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है डिरेक्शन, क्योंकि इस पॉइंट पे ये इस डिरेक्शन पे है, स्टोन का डिरेक्शन ये है। ओके, लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे कंसीडर करते हैं तो स्टोन का डिरेक्शन ये हो गया। अगर इस पॉइंट पे कंसीडर करते हैं स्टोन का डिरेक्शन ऐसे हो गया, इस पॉइंट पे कंसीडर करते हैं स्टोन का डिरेक्शन ऐसे हो गया। तो ये सर्कुलर पर पथ में, सर्कुलर जो ये पाथ है इसमें हर पॉइंट पे ये स्टोन का डिरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसका डिरेक्शन चेंज हो रहा है। नो चेंज इन मैग्नीट्यूड पर डिरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी तो एक्चुअली एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी कंसीडर किया जाता है अलोंग विद डिरेक्शन। ओके, तो वेलोसिटी हम जब डिफाइन करते हैं उसका मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और डिरेक्शन भी देखेंगे। तो एक्चुअली अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज तो नहीं हो रहा है लेकिन डिरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, इसमें वेलोसिटी में चेंज हो रहा है क्योंकि इसका डिरेक्शन चेंज हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि डिरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड का कोई चेंज हो नहीं रहा है। लेकिन क्योंकि डिरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज मतलब इसमें इस स्टोन पे क्या है, एक्सीलरेशन है। सो ये सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सीलरेटेड मोशन होता है। ओके, वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि इसका डिरेक्शन चेंज हो रहा है, तो जो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन वेलोसिटी का डिरेक्शन चेंज है तो एक्सीलरेशन, तो इस स्टोन में एक्सीलरेशन है। सो कोई ऑब्जेक्ट में अगर एक्सीलरेशन है इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। विदाउट फोर्स तो एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। ओके, ये हमने न्यूटन्स लॉ से ही पता चला कि फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सीलरेशन होगा। ओके, तो इस स्टोन में एक्सीलरेशन है। ओके, तो ये फोर्स कहाँ से आया, ये फोर्स एक्चुअली अलोंग द ये थ्रेड के, ये अलोंग द सेंटर, इससे ये जहाँ से हम इस थ्रेड को पकड़े हैं इस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। जब यहाँ पे आएंगे तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स है। ओके, इस पॉइंट पे आएगा तो इस डायरेक्शन में, मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है जहाँ जिस पॉइंट पे हमने थ्रेड को हाथ से पकड़ा है, ओके, ये इस एंड में, ये जो थ्रेड है इस थ्रेड का इस एंड में हमने हाथ से इसको पकड़ा है, तो ये फोर्स भी इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ओके, इस पॉइंट में ये फोर्स इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स द सेंटर। ओके, ये फोर्स का डायरेक्शन है और इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, ये फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अभी यही सेम इंसिडेंट घट रहा है अर्थ और सन का, अर्थ मून का जो अर्थ के चारों ओर जो इसका मूवमेंट है, यही सेम इंसिडेंट हो रहा है। यहाँ पे भी अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है बोल के ही, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहा है बोल के ही मून अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, या सन अर्थ को फोर्स अप्लाई कर रहा है बोल के ही अर्थ ऐसे सन के चारों तरफ घूम रहा है। ओके, अगर ये फोर्स नहीं देता, सन अर्थ को फोर्स नहीं देता, या सन और भी जो बहुत सारा प्लैनेट्स है जैसे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सब अदर प्लैनेट्स को भी ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसी फोर्स के वजह से ये सारे जो प्लैनेट्स है
सन के चारों तरफ घूम रहा है, अगर ये फोर्स अप्लाई नहीं करता तो ये ऐसे सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता मून या अदर प्लैनेट्स। ओके, सो ये फोर्स ही है, फोर्स के वजह से ये मून घूम रहा है। अगर ये फोर्स नहीं अप्लाई होता तो मून ऐसे स्ट्रेट लाइन पे चला जाता। ओके, ऐसे स्ट्रेट लाइन पे चला जाता, यूनिफॉर्म मोशन में ऐसे स्ट्रेट लाइन पे चला जाता। ओके, ऐसे सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रहा है। और ये जो कोई ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ जो सरफेस की तरफ खींचता है, ये भी अर्थ जैसे मून को फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट को भी अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, अपने सरफेस की तरफ। तो ये सब होता है, ये फोर्स जो है, अर्थ जो मून को फोर्स अप्लाई कर रहा है, ओके, ये सब है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये सब जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, यही है, इसी की वजह से ये सब सारे इंसिडेंट हो रहा है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो अभी हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एक्चुअली इस यूनिवर्स में सारे जो ये प्लैनेट्स है, ओके, या मून है, अर्थ है, ओके, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एक दूसरे को ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, सो यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, यही डिस्कस किया गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो जैसे अगर ये किसी स्टोन को अर्थ अपनी तरफ खींचता है, या न्यूटन ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में देखा, जो एप्पल जो है अर्थ की सरफेस की तरफ नीचे गिर रहा है, तो क्या एप्पल भी अर्थ को अपने तरफ खींच रहा है, या ये अगर कोई स्टोन हम ऊपर में फेंकेंगे तो वो बाद में कुछ समय बाद वो नीचे की तरफ आ जाता है। ओके, क्या वो स्टोन भी अर्थ को अपने तरफ खींचता है? एक्चुअली यस। कोई भी ऑब्जेक्ट जब जो अर्थ जिसको अपनी तरफ खींचता है, ओके, वो ऑब्जेक्ट अर्थ को भी अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि अर्थ जैसे इस ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, क्योंकि यह है न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, क्योंकि अर्थ की इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, अर्थ का सरफेस, सो अर्थ के ऊपर भी ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस की तरफ आ रहा है, लेकिन अर्थ तो इसकी तरफ क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हमने जाना था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, मास इनटू एक्सीलरेशन। अभी एक स्टोन या एप्पल का जो मास है, ओके, सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है। अर्थ जितना फोर्स स्टोन के ऊपर कर रहा है, ये स्टोन भी अर्थ के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन अर्थ का मास स्टोन के मास से बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, या एप्पल से भी बहुत ज़्यादा है। तो अर्थ का अगर मास बहुत ज़्यादा है तो अर्थ का जो एक्सीलरेशन होगा वो तो बहुत कम होगा, क्योंकि स्टोन का मास अर्थ से बहुत कम है। लेकिन ये अगर सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, ओके, ये जितना फोर्स इसकी तरफ दे रहा है, ये सेम फोर्स इसकी तरफ दे रहा है, फोर्स तो दोनों सेम दे रहा है, लेकिन क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन बहुत कम होगा। ओके, मतलब निग्लिजिबल, क्योंकि अर्थ के मुकाबले तो ये बहुत, मतलब इसका मास बहुत कम है। ओके, क्योंकि अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 kg।
ऑलमोस्ट। ओके, तो ये आप समझ सकते हो अर्थ कितना हैवी है एक एप्पल या स्टोन से। तो अर्थ का जो एक्सीलरेशन होगा वो निग्लिजिबल होगा क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है, और स्टोन या एप्पल का एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि उनका मास बहुत कम है। ओके, सो यही है इस यूनिवर्स में जो सारा ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, तो ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसमें बताया गया सपोज एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है, ये दो ऑब्जेक्ट सपोज, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम डिस्कस करेंगे। ये दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है m1, एक दूसरे का मास है m, ये कैपिटल M, ये स्मॉल m। सो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ओके, और ये ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये फोर्स कितना होगा, ये जो फोर्स होगा इनका मास का जो प्रोडक्ट है इसकी प्रोपोर्शनल होगा। मास ये है m, कैपिटल M, ये स्मॉल m, तो ये जो फोर्स है प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m। और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, ओके, इनके बीच में डिस्टेंस सपोज है, ये डिस्टेंस है स्मॉल d। ओके, ये यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है, दो प्लैनेट हो सकता है, या ओके कोई भी कुछ भी हो सकता है। दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करेगा, ओके, और ये फोर्स जो होगा इन दोनों का मास का प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल है, और इन ये दो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस का स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो फोर्स अप्लाई होगा इस दो ऑब्जेक्ट में एक दूसरे के ऊपर, वो है प्रोपोर्शनल टू 1/d²। इनका जो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा, और इनका मास जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। m, कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ये प्रोपोर्शनल है फोर्स का, और ये फोर्स 1/d²। सो ये दो इक्वेशन को हम एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा कैपिटल M इंटू स्मॉल m/d²। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वल टू g, ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको बोला जाता है, g को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, और इसका वैल्यू है 6.73 इंटू 10⁻⁻11। ओके, ये है जी का वैल्यू, और इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg⁻²। ओके, सो ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।